हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वेब सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है वुमेन ऑफ डेड। इस वेब सीरीज में आप देखेंगे एक औरत के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। फिर जब उस औरत को पता चलता है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ है तो वो किस तरह से अपने हस्बैंड के कातिलों को खोज निकालती है। इस मूवी में सस्पेंस भी है और एक्शन भी, सो प्लीज बिना स्किप किए इस मूवी को एंड तक देखना। मूवी की शुरुआत में हम एक फ्यूनरल पार्लर को देखते हैं जिसमें एना नाम की लेडी अपने हेल्पर यूसुफ के साथ मिलकर एक बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रही थी। एना मुर्दों से बात भी कर सकती थी। यहाँ जो बॉडी पड़ी थी ये ताबूत से कुछ सेंटीमीटर लंबी थी। फिर वो बॉडी से उसके पांव काटने के लिए इजाजत लेती है। बूढ़ा कहता है मैं मरने के बाद इन लंबी टांगों का क्या ही करूंगा, जो भी करना है करो। फिर एना उसकी लातों को काट देती है ताकि वो ताबूत में फिट आ सके। एना का एक मार्क नाम का हस्बैंड भी है, वो एक पुलिस वाला है। एना उससे बहुत प्यार करती है, इनके 2 बच्चे भी हैं। फिर एना उनको स्कूल जाने के लिए उठाती है और बाद में ब्रेकफास्ट बना कर देती है। मार्क के पापा भी उनके ही साथ रहते हैं। फिर मार्क रेडी होकर अपने पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है। एना उसको छोड़ने के लिए बाहर आती है, तभी अचानक एक तेज रफ्तार वाली गाड़ी मार्क को उड़ा देती है। ये देखकर एना सुन्न हो जाती है। फिर वो भागकर जाती है और मार्क को संभालती है। मार्क बुरी तरह से जख्मी था। जिसकी गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ था वो ये सब कुछ अपनी कार में बैठा बैठा देख रहा था। फिर वो अपनी गाड़ी भगा लेता है। फिर मार्क को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ उनसे मिलने के लिए मार्क का दोस्त रिकी आता है, वो भी एक पुलिस वाला था। रिकी कहता है कि मुझे लगा तुम लोग छुट्टी पर हो क्योंकि मार्क ने कल ही छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। एना को तो इस बात का पता भी नहीं था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और बताता है कि हम मार्क को नहीं बचा सके। ये बात सुनकर सब लोग रोने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे उसका फ्यूनरल किया जाता है। फ्यूनरल में सब लोग एना को तसल्ली देते हैं। फिर एना मार्क के दोस्त रिकी को कहती है मुझे जल्द से जल्द उस गाड़ी का पता लगा कर दो। रिकी कहता है मैं उसे ढूंढ लूंगा, ये मेरा वादा है। फिर वहाँ मिस्टर थैलर आते हैं और कहते हैं बहुत ही मनहूस जगह है ये। एना अपनी बेटी को बताती है कि जब से इसकी बेटी गायब हुई है तब से ही ये इस तरह के हो गए हैं। फिर मार्क के साथ ही उसकी याद में एक होटल में मीटअप रखते हैं। वहाँ होटल की मालकिन मिसिस जोहान भी आई थी। जोहान का सपना है इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को बढ़ावा देना। फिर वहाँ उस होटल का कुक आता है, वो भी मार्क की वाइफ को हौसला देता है। तभी रिकी सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है और कहता है कि मार्क सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी था। वो बताता है कि एक बार एटीएम में अलार्म बजा। जब मैं और मार्क वहाँ पर गए तो वहाँ एक सीरियन आदमी हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर खड़ा था। फिर हमें देखकर उसने स्क्रू ड्राइवर फेंक दिया और हथकड़ी के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए। मैं तो उसे गिरफ्तार करने वाला था लेकिन मार्क उससे बातें करने लगा। मार्क ने उससे पूछा कि वो किन हालातों में है और यहाँ कैसे पहुंचा। फिर मार्क ने उसे गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसे अपने घर ले गया और अपनी वाइफ के साथ काम में हाथ बटाने के लिए नौकरी दे दी। वो इंसान आज भी पूरी ईमानदारी से वहाँ पर नौकरी कर रहा है। इस समय रिकी यूसुफ की बात कर रहा था। हर गुनहगार के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा होता है और मार्क उस अच्छे इंसान को पहचान लेता था। फिर वे मार्क के नाम पर एक एक जाम पीते हैं। फिर जब एना वहाँ से जाने लगती है तो मार्क का सीनियर उसे जाकर कहता है कि मार्क को सरकार की तरफ से एक गन मिली थी, अब वो गन उन्हें लौटानी होगी। तभी हम यूसुफ को देखते हैं, उसके हाथ में भी एक गन थी। फिर वो उस गन को छुपा देता है। कुछ दिन बाद एना गैस स्टेशन पर बने स्टोर में जाती है और वहाँ से कुछ सामान लेती है। तभी उसकी नजर वहाँ पर लगे सीसीटीवी पर जाती है। फिर वो पूछती है क्या हाल ही में यहाँ पर कोई पुलिस वाला पूछताछ करने के लिए आया था। वो औरत मना कर देती है। फिर वो गुस्से में पुलिस स्टेशन जाती है और मार्क के सीनियर को कहती है गैस स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे सीधा रोड की तरफ है, वहाँ अब तक पूछताछ के लिए कोई क्यों नहीं गया। मैं मीडिया में जाकर बात करूंगी, क्या आप लोग तभी काम करेंगे। फिर उसके जाने के बाद वो फोन करके ये बात किसी और को बताता है। तभी रात को हम देखते हैं उस ब्लैक रेंज रोवर का मालिक जिससे मार्क का एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी को ठीक करने के लिए एक वर्कशॉप में भेज देता है। नेक्स्ट डे मार्क के फादर एना के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या कर रही हो। वो बताती है कि मार्क की गन ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर वो अपने बेटे की ड्रेस जमीन से उठाकर बेड पर रख देता है। चेकिंग के दौरान एना को उसके हस्बैंड की पॉकेट से 2 स्लिप मिलती है। एक स्लिप थी मिल्क की और दूसरी थी टोल स्टेशन बेड एंड हाफ की। तभी यूसुफ के पास एक मैकेनिक का फोन आता है। फिर एना उस मैकेनिक से मिलने जाती है। वो मैकेनिक कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं इस बाइक को फिर से पहले जैसा कर दूंगा, आपको 1 भी रुपया देना नहीं पड़ेगा, पैसे इंश्योरेंस वाले देंगे। एना उसकी बाइक ठीक करने के लिए हाँ कह देती है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाकर रिकी से मिलती है और पूछती है क्या मार्क मुझे धोखा दे रहा था। वो पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। एना कहती है कि उसकी पॉकेट से एक मिल्क स्लाइस का रैपर मिला है जबकि उसको दूध से एलर्जी थी। रिकी कहता है एक रैपर से ये साबित नहीं होता कि उसका कहीं अफेयर चल रहा था। मार्क किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं था।
फिर जब वो अपने घर जाती है तो उसके फादर इन लॉ उससे पूछते हैं कि टिम कहाँ है। फिर वो भागकर उसे स्कूल से लेने जाती है, लेकिन टिम पैदल ही घर पहुंच जाता है। फिर वो अपने बेटे से माफी मांगती है क्योंकि आज वो उसे लाना भूल गई थी। तभी वहाँ एक लड़का आता है। वो कहता है मैं आपकी बेटी नैला की क्लास में पढ़ता हूँ, आज वो स्कूल नहीं आई इसलिए मैं उसका होमवर्क देने के लिए आया हूँ। फिर वो अपनी बेटी के पास जाती है और पूछती है क्यों बुखार उतर गया जो यहाँ खेलने आ गई, तुम आज स्कूल में क्यों नहीं गई। नैला कहती है मुझे नहीं जाना पादरी की बकवास क्लास में, मुझे पापा चाहिए वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। एना कहती है मुर्दे कभी जिंदा नहीं हुआ करते। फिर उसकी बेटी रोने लगती है। फिर वो अपनी बेटी को समझाने लगती है। फिर नेक्स्ट डे वो अपने हस्बैंड की बाइक लेने जाती है जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो बाइक बहुत ही शानदार चलती थी। उसको चलाते वक्त उसको अपने हस्बैंड की फीलिंग आ रही थी। फिर एक जगह जाकर वो रुक जाती है और अपने हस्बैंड को याद करने लगती है। फिर वो बाइक पर लगा बैग खोलकर देखती है तो उसमें उसे अपने हस्बैंड का फोन मिलता है। फिर वो फोन चेक करती है, उस फोन में एक नंबर से 19 मिस कॉल आई हुई थी। फिर जब वो उस नंबर पर कॉल करती है तो दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की हैना की आवाज सुनकर फोन कट कर देती है और फोन को स्विच ऑफ कर देती है। फिर एना उसकी लोकेशन का पता लगाकर उस जगह पर जाने लगती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाती है। उस लोकेशन पर एक घर बना हुआ था। फिर वो घर के अंदर झांक कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी वहाँ एक लड़की आती है। एना उससे पूछती है क्या तुम मार्क को जानती हो। ये बात सुनकर वो लड़की भागने लगती है। फिर एना उसका पीछा करती है। वो काफी देर तक उसका पीछा करती है। फिर वो लड़की थककर रुक जाती है और पूछती है क्या चाहिए तुम्हें। एना कहती है मैं मार्क की वाइफ हूँ, मैं जानना चाहती हूँ क्या चल रहा है। वो लड़की पूछती है मार्क क्यों नहीं आया। एना बताती है मार्क का एक्सीडेंट हो गया है, एक गाड़ी उसको टक्कर मारकर चली गई। उस लड़की का नाम डुंजा था। वो कहती है मार्क का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसे मारा गया है। एना कहती है किसने मारा। डुंजा कहती है मैंने मार्क को सब कुछ बताया था इसीलिए वो मारा गया, प्लीज तुम मत पूछो। फिर वो जोर जोर से रोने लगती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं डुंजा के साथ दो और लड़कियां 2 नंबर में ऑस्ट्रिया आई थी। फिर उनको पीने के लिए पानी दिया जाता है और पानी पीते ही वे बेहोश हो जाती है। फिर जब डुंजा को होश आता है तो वो देखती है वहाँ पर कुछ लोग जिन्होंने अलग अलग जानवरों के मुखौटे पहने हैं वहाँ पर लाई हुई लड़कियों के साथ कैनिबल सेक्स कर रहे हैं। फिर डुंजा अपना हाथ छुड़ा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ से भागकर वो टोल प्लाजा के पास पहुँचती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। डुंजा ने वहाँ जिन जिन जानवरों के मुखौटे देखे थे वो उनके स्केच बनाकर एना को दिखाती है। एना पूछती है क्या ये सब तुमने मार्क को बताया था। डुंजा कहती है हाँ, उसने हेल्प करने का प्रॉमिस भी किया था। एना पूछती है वो तुम्हें पुलिस स्टेशन क्यों नहीं ले गया। डुंजा बताती है क्योंकि मार्क को लगता था कि अगर मैं वहाँ गई तो वे लोग मुझे ढूंढ लेंगे। एना कहती है सच में तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो खौफनाक था। एना गुंजा को अपने घर ले आई थी, इस बात से उसके बच्चे नाराज थे। फिर जब मार्क के पापा आकर उसके बारे में पूछते हैं तो एना बताती है वो मेरी दोस्त है और मुसीबत में है, इसीलिए कुछ दिन वो अब हमारे साथ रहेगी। फिर वो अपने काम पर जाती है और मुर्दे से पूछती है कि मार्क ने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मुर्दा कहता है ना तो उसके पास वक्त था और ना ही सबूत। फिर वो पूछती है अगर मैं सबूत पुलिस स्टेशन ले जाऊं तो। मुर्दा कहता है अगर उनमें से ही कोई मार्क की मौत का जिम्मेदार हुआ तो क्या करोगी। मुर्दा कहता है कुल 4 लोग थे, एक ने पोलराइड कैमरे से तस्वीर खींची थी तो जाओ ढूंढो उसे और अगर कोई पुख्ता सबूत मिल जाए तो शौक से पुलिस स्टेशन चली जाना। फिर वो एक इलेक्ट्रिक शॉप पर जाती है। वहां जाकर वो शॉपकीपर से पोलराइड कैमरे के बारे में पूछती है। वो बताता है ऐसा कैमरा किसी बड़े आर्टिस्ट के पास ही हो सकता है। एना पूछती है तो क्या ऐसा कोई आर्टिस्ट है यहाँ। शॉपकीपर कहता है एक आर्ट गैलरी है तो सही, वहाँ आपको ऐसे फोटोग्राफर का काम देखने को मिल सकता है। अगले सीन में हम एक स्कूल के अंदर कुछ लड़कों को देखते हैं जो एना की बेटी के सामने उसके पापा का मजाक उड़ाते हैं। फिर वो गुस्सा हो जाती है और उन लड़कों के साथ झगड़ने लगती है। फिर उनकी लड़ाई छुड़वाने के लिए फादर बीच में आती है, लेकिन गलती से फादर की शर्ट फट जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एना आती है और अपनी बेटी के बर्ताव के लिए प्रिंसिपल से माफी मांगती है। उस समय फादर भी वहीं पर थे। फिर एना की नजर फादर की बाजू पर बने निशान पर जाती है। प्रिंसिपल बताती है आपकी बेटी बहुत कम क्लास अटेंड करती है। फादर कहते हैं इसका कारण भरोसे की कमी भी हो सकता है। फिर नैला कहती है लेक्चर देना बंद करो। फिर एना उसको बाहर ले जाकर डांटती है। अब शाम को वे सब रिकी के घर जाते हैं। खाना खाते समय नैला रिकी से पूछती है क्या अब तक आपको उस गाड़ी का या उस ड्राइवर का पता चला। रिकी कहता है नहीं, मैंने 12 से ज्यादा गाड़ियां चेक की है लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। फिर रिकी अकेले में एना से पूछता है मैंने सुना है तुम लोगों से पूछताछ कर रही हो, तुम चिंता छोड़ दो, हम अपना काम कर रहे हैं। तभी वहाँ रिकी की वाइफ आ जाती है। वो एना को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे शक था कि उसका उसके पति के साथ कुछ चल रहा है।
फिर अगले दिन सुबह जब मार्क के पापा धोने वाले कपड़े इकट्ठे कर रहे थे तो उन्हें डूंजा के रूम में एक टी शर्ट मिलती है। फिर वो उस टी शर्ट को लेकर एना के पास जाते हैं और कहते हैं वो हमें झूठ बोल रही थी, अगर वो कोई पागल या भगोड़ी हुई तो हम खतरे में आ सकते हैं। एना कहती है इस समय वो खुद खतरे में है। फिर एना डूंजा के रूम में जाकर उसकी फोटो लेती है। फोटो की आवाज सुनकर वो उठ जाती है। फिर एना पूछती है तुम उस हॉस्पिटल में क्यों गई थी? वो कहती है मार्क ही मुझे ले गया था। मार्क ने मुझे कहा एक रात वहां रुककर तुम वहां से भाग जाना। फिर जब मैं भागकर कैबिन में गई तो तुम मुझे वहां पर मिल गई। एना कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम पर यकीन करूं या ना करूं। फिर वो सीधा हॉस्पिटल जाती है। वो रिसेप्शन पर जाकर डूंजा की तस्वीर दिखाती है और पूछती है क्या ये कभी हॉस्पिटल में आई थी? रिसेप्शनिस्ट मना कर देती है। तभी एना की नजर पीछे खड़ी एक नर्स पर जाती है। वो एना को देखकर डरकर वहां से भाग जाती है। फिर छुट्टी के वक्त एना उस नर्स से मिलती है। वो उस नर्स को कहती है कि मैंने तुम्हें अपने पति के फ्यूनरल में देखा था। फिर वो नर्स बताती है कि एक बार मार्क ने मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी जान बचाई थी। फिर एना के पूछने पर वो बताती है कि मार्क एक लड़की को लेकर यहाँ पर आया था। फिर पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई। जब मार्क उसे लेकर आया तो वो बहुत डरी हुई थी। मैंने उससे बात करने की भी कोशिश की लेकिन उसने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। मार्क उसे मेरे ही पास लेकर आया था। प्लीज किसी को बताना मत वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर वो उस टोल गेट पर जाने लगती है जिसकी रिसिप्ट मार्क की पॉकेट में से मिली थी। फिर टोल गेट पर जाकर वो वहाँ पर बैठे आदमी को डूंजा की तस्वीर दिखाती है और पूछती है मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। वो आदमी कहता है मैंने इसको कभी नहीं देखा। फिर एना उसे सीसीटीवी दिखाने को कहती है। वो आदमी कहता है कि एक लड़की आई तो थी, वो उस जंगल से आई थी और आधे कपड़ों में थी। एना कहती है जो पुलिस वाला यहाँ पर उसे लेने आया था क्या तुमने उनकी बातें सुनी? वो आदमी कहता है मैं अपने काम से काम रखता हूँ, जाओ यहाँ से। फिर एना वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो आदमी अपने ऑफिस में जाता है और उस रात की वो फुटेज डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ डूंजा एक बैग में कुछ सामान डालती है और फिर बाहर जाकर एक गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी को चुराने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ यूसुफ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वहाँ पर मार्क के पापा आते हैं और उसे अंदर चलने को कहते हैं। दूसरी तरफ एना एक आर्ट गैलरी में जाती है। वहाँ जाकर वो ओनर से पूछती है क्या आप पोलराइड फोटोग्राफर्स को भी मौका देती हैं? वहाँ की ओनर बताती है कि इस इलाके में सिर्फ एक ही ऐसा फोटोग्राफर है और उसका नाम है एडविन। पास में ही उसका खुद का स्टूडियो है। फिर वो बाहर जाकर नेट से एडविन की तस्वीर निकालती है। फिर जब वो अपने घर पर जाती है तो उसे पता चलता है कि डूंजा चोरी कर भागने की कोशिश कर रही थी। फिर वो डूंजा के रूम में जाती है। डूंजा उसे सॉरी कहती है। फिर एना डूंजा को एडविन की फोटो दिखाती है और पूछती है क्या तुम इसको जानती हो? डूंजा कहती है यही हमें लेने आया था एक बड़ी सी गाड़ी में, तुम इसे खोजने मत जाना, ये अच्छा आदमी नहीं है। फिर वो अपने लॉकर में से एक शॉट गन निकालती है। उसके बाद वो एडविन को कॉल करके उसके काम की तारीफ करती है और उसको अपना प्राइवेट फोटोशूट करवाने के लिए कहती है। एडविन कहता है कल सुबह ही आ जाओ, उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। नेक्स्ट डे एना एडविन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। तभी उसे एडविन मिल जाता है और अंदर जाने को कहता है। एडविन मिसेस जोहाना शिनबर्न का बेटा था और उस समय वो अपनी माँ से ही बात कर रहा था। तभी एना अपने पर्स से रिकॉर्डर निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। इतने में एडविन वहाँ आ जाता है। फिर वो एडविन के काम की तारीफ करने लगती है। एडविन उससे पूछता है क्या आप अपना कॉस्ट्यूम लेकर आई हैं? एना कहती है हाँ। फिर वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। तभी एडविन अचानक से जाकर उसकी फोटो खींच लेता है और फिर वो एक के बाद एक अलग अलग अंदाज में उसकी फोटो खींचने लगता है। एना कहती है मैं तुम्हें मेरी फैंटेसी बताती हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान जिसने किसी जानवर का मुखौटा पहना है वो मुझे नोच रहा है। ये बात सुनकर एडविन कहता है नहीं, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। एना कहती है मुझे एक लड़की ने बताया है कि ये तुम्हारा ही अंदाज है। उस लड़की का नाम डूंजा है और उसने तुम्हें पहचान लिया है। वो कहता है मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता। फिर वो एना के ऊपर हमला कर देता है और कहता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम किससे पंगा ले रही हो। फिर वो एना को खूब पीटता है। फिर एना के हाथ एक स्टैचू लग जाता है और वो उससे एडविन के सिर पर वार करती है। फिर वो एडविन को शॉक लगा देती है और पूछती है किसने मारा मेरे पति को। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होगा। लास्ट एपिसोड में एना ने एडविन को कुछ ज्यादा ही झटके दे दिए थे, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसको ताबूत में डालकर अपनी कार में रख देती है और अपने घर ले जाने लगती है। रास्ते में एडविन खूब चिल्लाता है मुझे छोड़ दो, लेकिन एना म्यूजिक की आवाज तेज कर लेती है। लेकिन जब वो फिर भी नहीं मानता तो वो अपनी गाड़ी को रोककर उसे फिर से शॉक देती है और अगेन बेहोश कर देती है। फिर वो उसको अपने वर्क प्लेस पर ले जाती है। फिर रात को डिनर करने के बाद जब वो उसके पास आती है तो देखती है उसकी तो हमेशा के लिए बोलती बंद हो गई थी। फिर वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। फिर वो उसकी पॉकेट से सारा सामान निकालती है और उसके फोन को अनलॉक करने की कोशिश करती है। फोन अनलॉक करने के बाद वो उसकी फेस आईडी ऑफ कर देती है। अब उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी उस बॉडी को ठिकाने लगाना। फिर वो उसकी बॉडी
पार्ट्स अलग करके वहां पर ताबूत में पड़ी बॉडी के नीचे छुपा देती है। फिर अगले दिन सुबह वो चाय लेकर डूंजा के पास जाती है। वो डूंजा से पूछती है तुम ऑस्ट्रिया में क्या करने आई थी। वो बताती है मैं तो बस यहाँ पर कुछ काम करके थोड़े पैसे कमाना चाहती थी। फिर वो डूंजा को वही फोटो दिखाती है और पूछती है क्या उन आदमियों के शरीर पर ऐसे ही निशान थे। डूंजा कहती है प्लीज आप ये सब कुछ बंद कर दो। थोड़ी देर बाद जब एना अकेली बैठी थी तो उसे अपने पति की याद सताने लगती है। फिर वो उनके मुखौटों की ड्राइंग निकालती है और उनमें से एक ड्राइंग फाड़ देती है। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि एडमिन का वो कैमरा जिसमें वो एना की फोटो खींचा करता था वहीं पर रह गया। फिर वो अपनी गाड़ी उठाती है और वो कैमरा लेने जाती है। वो छुपते छुपाते उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। वो कैमरा उसे बिल्डिंग के अंदर ही मिल जाता है, लेकिन वहाँ एडमिन की माँ भी आई हुई थी। फिर वो उसकी माँ की आवाज सुनकर छुप जाती है। फिर उसकी माँ के जाने के बाद वो कैमरा को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दोपहर को उसे एक ताबूत की डिलीवरी देनी थी। फिर जब वे उस ताबूत को उठाकर गाड़ी में रखते हैं तो ड्राइवर कहता है इसमें इतना भारी कौन है, मैं इसके एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। फिर जब वो अपने घर जाती है तो डूंजा बताती है वो ग्रे कार कल भी यहाँ खड़ी थी। एना कहती है डरने की जरूरत नहीं, यहाँ अक्सर ऐसी कारें खड़ी रहती है। फिर डूंजा पूछती है उस आदमी का क्या हुआ जो काली गाड़ी में था। एना कहती है वो डरकर भाग गया, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ सेफ हो। फिर एना उस कैमरे को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करती है और उसमें मौजूद अपनी सारी फोटोज डिलीट कर देती है। उस कैमरे में कुछ और भी फोल्डर थे जिनमें उसे पादरी की फोटो मिलती है। फिर वो उस फोटो का प्रिंट निकालकर डूंजा को दिखाती है। डूंजा कहती है मुझे नहीं पता, उन्होंने मास्क पहने हुए थे। फिर वो फादर के पास कॉल करती है और कहती है उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मेरी बेटी आपसे माफी मांगना चाहती है। फादर कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। उसकी आवाज सुनकर डूंजा कहती है शायद इसने खरगोश वाला मुखौटा पहना था। फिर एना अपनी बेटी को फादर के पास लेकर जाती है ताकि वो अपने बुरे बर्ताव के लिए उनसे माफी मांग सके। फादर कहते हैं कन्फेशन के लिए आया करो, इससे सभी पाप धुल जाते हैं। एना पूछती है फादर क्या सभी तरह के पाप? वो कहते हैं हाँ, ईसाई धर्म तो बना ही माफी के सिद्धांत पर है। एना कहती है लेकिन मैं तो अपने पति के कातिल को बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। फिर जब रात होती है तो एना एडविन की कार की चाबी लेती है और उसकी कार उठाकर चर्च के सामने पार्क कर देती है। फिर जब सुबह फादर चर्च से बाहर आते हैं तो वो उस कार को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो एडविन के पास मैसेज करते हैं, एडविन ये क्या है? एना जवाब देती है बाकियों से पूछो। फिर रात को एना चर्च बंद होने के समय चर्च में जाती है और छुप जाती है। तभी वहाँ उनका एक साथी आता है। वो फादर को कहता है अगर एडविन वहाँ पर आ भी जाए तो भी मुझे कॉल मत करना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन दोपहर को एना फिर से चर्च में जाती है और फादर को कहती है कि मैं कन्फेस करने आई हूँ। फादर कहते हैं अभी वक्त खत्म हो चुका है, कल आना। फिर जब एना उनसे रिक्वेस्ट करती है तो वो एना को अंदर बुला लेते हैं। कन्फेस करते समय एना कहती है मैंने किसी को मार डाला। फादर कहते हैं ये बात आप मुझे नहीं पुलिस को बताओगी तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर एना पूछती है आप कब कन्फेस करोगे कि आप लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उनका गला काट देते हो। फिर वो फादर को शॉक देकर बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद वो फादर को चेयर पर बांधकर होश में लाती है और कहती है कन्फेस करो। फिर वो बताती है मैं तुम्हारे सभी साथियों को जानती हूँ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरे हस्बैंड मार्क को किसने मारा था। फादर कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम किस बारे में बात कर रही हो। एना चिल्लाकर कहती है मार्क मेरा सब कुछ था, तुम लोगों ने उसे मुझसे छीन लिया। फादर कहता है भाड़ में जाओ। फिर वो गुस्से से बेकाबू हो जाती है और फादर के ऊपर गैसोलीन छिड़ककर उसमें आग लगा देती है। फिर वो वहाँ से सीधा बार में जाती है। वहाँ उसको रिकी मिलता है। रिकी कहता है मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे यहाँ मिलोगी। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों टल्ली होकर बार से बाहर निकलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर नशे की हालत में ये एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तभी एना ऐन मौके पर खुद को संभाल लेती है और कहती है ये सही नहीं है। ये कहकर वो कार से उतरकर चली जाती है। फिर जब वो अपने घर जाती है तो उसके ससुर उससे पूछते हैं आज पीकर आई हो और वो भी इतना लेट। एना कहती है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चले जाइए यहाँ से। उसका ससुर कहता है शायद मुझे ऐसा ही करना होगा। फिर वो एना को बताते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड डूंजा यहाँ से चली गई है। एना कहती है आपने उसे रोका क्यों नहीं? उसके ससुर कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं था, शायद यूसुफ ने उसको पैसे दिए थे। फिर वो यूसुफ से जाकर पूछती है कहाँ गई वो कहता है मुझे नहीं पता। एना कहती है वो यहाँ सेफ थी, अब उसकी जान खतरे में है। फिर नेक्स्ट डे जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तो अपने घर के सामने एक ग्रे गाड़ी को देखती है। फिर वो अपना कैमरा ऑन करती है और गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन वो गाड़ी वाला गाड़ी भगाकर ले जाता है। फिर एना स्कूल में जाती है क्योंकि वहाँ पर सभी बच्चे और पेरेंट्स फादर को श्रद्धांजलि देने आए थे। तभी एना की नजर फादर की फोटो पर बने एक लोगो पर पड़ती है। वो पूछती है ये किस चीज का निशान है। फिर एक स्टूडेंट बताता है कि ये बैड एनिनोफ स्काउट्स का प्रतीक है।
फिर एना भागकर बाहर जाती है और वोमिट कर देती है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसने फादर को गलत ही मार दिया। तभी वहाँ पर बैठा शेफ पूछता है, सब कुछ ठीक तो है? एना कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर रिकी आ जाता है। जब वो एना का हालचाल पूछता है तो उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। एना कहती है, कुछ दिनों से एक कार मेरा पीछा कर रही है, मेरे पास उस कार का नंबर है, क्या तुम उसका पता लगा सकते हो? रिकी कहता है, हाँ तुम वो नंबर सेंड कर देना। फिर जब वो अपने घर जाती है तो देखती है सारा घर बिखरा पड़ा था। यूसुफ बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो एक कार यहाँ से गुजर रही थी, ग्रे कलर की वोल्वो थी। एना का ससुर कहता है, शायद उसका उस लड़की के साथ कुछ लेना देना होगा, मैं पुलिस को बताने जा रहा हूँ। लेकिन एना मना कर देती है। वो कहती है, पहले हम चेक करेंगे कि कुछ चोरी तो नहीं हुआ। उसकी बेटी नेला कहती है, सुपर्ब आइडिया, हमें चोरों को एक और मौका देना चाहिए। फिर रात को जब वो मुर्दे को सजा रही थी तो वो मुर्दे से पूछती है कि शायद मैंने गलत आदमी को मार डाला। मुर्दा कहता है, किसी को भी मारना तुम्हारे लिए गलत ऑप्शन था। तभी रिकी का मैसेज आता है, उसमें लिखा था कि वो कार शिनबोर्न केबल कार लिमिटेड के नाम से रजिस्टर थी। फिर एना कहती है, वो मिसिस शिनबोर्न थी, उन्होंने ही किसी को मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा था। मुर्दा कहता है, जरूर वो कुछ जानती होगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वो क्या जानती थी। 4th एपिसोड में हम देखते हैं एना अपने बच्चों को जब स्कूल में छोड़ने जाती है तब वो गौर करती है कि वो ग्रे कलर की कार अभी भी उसका पीछा कर रही है, लेकिन ये कोई और कार थी। दूसरी तरफ मिसिस शिनबोर्न पुलिस स्टेशन जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछती है। कमिश्नर कहता है, आपके बेटे की कार चर्च के बाहर मिली थी, कहीं उसका पादरी की मौत के साथ कोई लेना देना तो नहीं? मिसिस शिनबोर्न कहती है, बिल्कुल भी नहीं। कमिश्नर कहता है कि जिस तरह से पादरी वाले केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे डर है कहीं तुम लोगों के साथ मैं भी ना फंस जाऊं। तभी यूसुफ सीसीटीवी कैमरा लेकर आता है। एना पूछती है, ये किस लिए है? यूसुफ कहता है, ताकि अगली बार कोई चोर आए तो उसका पता चल सके। एना कहती है, नहीं, ये तुम मुझ पर नजर रखने के लिए लेकर आए हो। यूसुफ कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्या तुम कुछ छुपा रही हो? तभी एडविन के फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज उसके ग्रुप में आया था कि खरगोश को जला दिया गया है। तभी एक और मैसेज आता है कि ग्रुप में बात मत करो बेवकूफ। एना कहती है, इसका मतलब फादर भी उनके ही साथ मिला हुआ था और उसने ही खरगोश वाला मुखौटा पहना था। मुर्दा कहता है, मुझे तो लगता है वो शेफ भी उनके साथ मिला हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं वही ग्रे कार वाला आदमी टीम के स्कूल में जाता है। वो कहता है, बेटा आज तुम्हारी मॉम थोड़ी बिजी थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा है, मैं उनका दोस्त हूँ। टिम कहता है, मैं आपको नहीं जानता। फिर वो आदमी उसे एक बुक दिखाता है। टिम कहता है, ऐसी ही बुक मेरे पास भी है। फिर वो आदमी उसे बहला लेता है और अपने साथ ले जाता है। उनको जाते हुए स्कूल में काम करने वाला एक आदमी देख लेता है। उस समय एना मिसिस शिनबोर्न के ऊपर नजर रखे हुई थी। फिर उसको पता चलता है कि कुक और मिसिस शिनबोर्न इन दोनों का आपस में कुछ चल रहा है। तभी एना के पास उसके ससुर का फोन आता है। वो कहते हैं, टिम को लाने का समय हो गया है। एना कहती है, मैं अभी निकलती हूँ। फिर स्कूल में जाकर वो उसी आदमी से पूछती है, क्या टिम ऊपर है? वो कहता है, नहीं, टिम तो कब का जा चुका। एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे लेने आया था, उसके पास ग्रे कलर की कार थी। फिर वो गुस्से में सीधा मिसिस शिनबोर्न के पास जाती है। वहाँ जाकर वो उससे पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे पता है तुम लोगों ने ही उसे किडनैप किया है। शिनबोर्न कहती है, अब पता चला किसी माँ का बेटा खो जाए तो क्या महसूस होता है। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, अब क्या तुम बताओगी मेरा बेटा कहाँ है? एना कहती है, मुझे कैसे पता होगा। फिर वो एना को उसकी फोटो दिखाती है। एना पूछती है, ये तुम्हें कैसे मिली? मिसिस शिनबोर्न कहती है, किस्मत से क्लाउड का जमाना है। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था, क्योंकि जब मैं मेरे बेटे से बात कर रही थी तो तुम ही वहाँ आई थी। उसके बाद से उसको किसी ने भी नहीं देखा। एना कहती है, तुम्हारा बेटा जानवर था, उसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। बेहतर होगा ये राज राज ही रहे, वरना तुम्हारी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब जल्दी से बताओ मेरा बेटा कहाँ है, वरना मैं तुम पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। फिर वो उसके बेटे का एड्रेस बता देती है। उस एड्रेस पर वो आदमी टिम के साथ बातें कर रहा था। फिर जब वो देखता है कि एना आ गई है तो वो टिम को कहता है, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। फिर वहाँ पहुंचकर एना अपने बेटे से पूछती है, वो आदमी कहाँ गया? टिम कहता है, वॉशरूम। फिर एना उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वो नहीं मिलता। तभी स्कूल में जब नैला अपने फ्रेंड के साथ बैठी थी तब उसके पास वही लड़का आता है जिसकी उसके साथ फाइट हुई थी। वो लड़का उसको बंकर पार्टी में इनवाइट करता है और कहता है, क्या तुम अपने साथ फॉर्मल डाइहाइड लेकर आ सकती हो, वही जो मुर्दों की बॉडी पर लगाते हैं, उससे बहुत सही नशा होता है, अगर तुम ले आई तो तुम पूरी पार्टी में छा जाओगी। तभी घर जाकर एना अपने बेटे टिम को समझाती है कि आइंदा अगर तुम्हें कोई बहला फुसलाकर ले जाने की कोशिश करे तो तुम उसकी बातों में मत आना और वहाँ से भाग जाना। फिर वो अपनी बेटी के रूम में जाती है, लेकिन वो वहाँ पर थी ही नहीं। दोस्तों, इन लोगों के बच्चों के बिगड़ने का एकमात्र कारण यही है कि ये लोग अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। अगले दिन नदी किनारे एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। फिर एना और यूसुफ अपनी कार में उस लड़की की डेड बॉडी लेने जाते हैं।
हैं। एना पास जाकर देखती है वो डुंजा की बॉडी थी। रिकी एना से पूछता है क्या तुम इसे जानती थी? एना कहती है नहीं, वैसे हुआ क्या था? रिकी कहता है हाइकिंग करते समय चट्टानों से टकरा गई होगी। ये टूरिस्ट यहाँ पर आकर खुद को फन्ने खान समझने लगते हैं। फिर वहाँ से जाते समय रिकी एना को कहता है मैं तुमसे एक छोटी सी मुलाकात करना चाहता हूँ, जब भी तुम कहो। एना हाँ कह देती है। फिर कार में बैठकर यूसुफ कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता था क्योंकि वो बाहर जाना चाहती थी। उस समय नैला घर पर अकेली थी। फिर वो फॉर्मल डाइहाइड केमिकल को एक छोटी सी बोतल में डाल लेती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर पता नहीं उसके दिल में क्या आती है, वो बॉडी रखने वाले रूम में जाती है और एक बॉडी को देखने लगती है। फिर वो डरकर जैसे ही बाहर जाती है उसको वहाँ पर यूसुफ मिल जाता है। फिर वो यूसुफ को कहती है प्लीज मम्मा को मत बताना। दूसरी तरफ जब रिकी अपने घर जाता है तो उस समय उसकी वाइफ रोमांटिक मूड में उसका इंतजार कर रही थी। रिकी कहता है आज मेरा मूड ठीक नहीं है क्योंकि नदी किनारे एक लड़की की लाश मिली है। उसकी वाइफ कहती है यही तो तुम्हारा काम है, कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? फिर रिकी उसको साइड में कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर उसकी वाइफ कहती है तुम मुझसे दूर जा रहे हो। रिकी कहता है तुम मुझे थोड़ा समय दो, मेरे ऊपर 3 केस की टेंशन है। फिर उसकी वाइफ रोने लगती है। फिर रात को एना अपने बेटे को सुलाने के बाद अपने वर्क स्पेस पर जाती है और एक बेहोशी का इंजेक्शन तैयार करने लगती है क्योंकि अब उसका अगला टारगेट शेफ था। फिर वो बाइक लेकर अपने घर से निकल पड़ती है। उसके पीछे से नेला भी अपने दोस्त को लेकर पार्टी में जाने लगती है। फिर वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पार्टी चल रही थी। फिर उसका क्लासमेट वहां आता है और उससे माल वाली बोतल ले लेता है। दूसरी तरफ एना शेफ के पास पहुंच जाती है। शेफ कहता है होटल इस समय बंद हो चुका है। एना कहती है ड्रिंक तो होगी, क्या आप मुझे ड्रिंक पिलाएंगे? दूसरी तरफ वही ग्रे कार वाला आदमी एडविन के वर्क स्पेस पर जाता है और उस जगह की अच्छे से तलाशी लेने लगता है क्योंकि उसको मिसिस शिनबोर्न ने ही भेजा था। दूसरी तरफ पार्टी में नेला दूसरे लड़कों के साथ एंजॉय कर रही थी और ये बात उसके फ्रेंड को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। होटल में शेफ एना के लिए मोजितोस बनाता है और बातों बातों में बता देता है कि इस होटल का मालिक एडविन मेरा क्लासमेट था। फिर ड्रिंक पीकर एना कहती है एकदम परफेक्ट। शेफ कहता है ये तो बस हाथों की कला है। एना कहती है मेरे हाथों में भी कला है लेकिन उसे कोई पसंद नहीं करता। शेफ कहता है मौत किसको ही पसंद होगी। फिर एना अपने बैग में से इंजेक्शन निकालकर शेफ के गले पर लगा देती है। शेफ पूछता है क्या था इस इंजेक्शन में? एना कहती है तेरे पास 10 मिनट है, सच सच बता दे, तूने ही मार्क को गाड़ी से टक्कर मारी थी ना? इतने में शेफ उसके हाथों से चाकू छीन लेता है और उसको खूब पीटता है। फिर शेफ को नशा हो जाता है। जब एना अपने बैग में से शॉक गन निकालती है तो इतने में शेफ वहाँ से भाग जाता है। फिर वो शेफ को ढूंढती हुई किचन में जाती है। शेफ किचन में ही गिरा पड़ा था। एना कहती है मैं तुम में से आखिरी कमीने को भी ढूंढ निकालूंगी। तभी शेफ चाकू से एना के पांव पर वार करता है और उसको घसीटकर फ्रिज वाले रूम के अंदर बंद कर देता है। एना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाती। फिर वो यूसुफ को फोन करके वहां बुलाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा। 5th एपिसोड में हम देखते हैं जब यूसुफ वहां पहुंचता है तो वो एकदम चौकन्ना होकर एना को ढूंढता है। फिर उसको वहां पर शेफ पड़ा हुआ मिलता है। जब यूसुफ एना को आवाज लगाता है तो उसी फ्रिज वाले रूम में से उसकी आवाज आती है। फिर यूसुफ दरवाजा खोलकर एना को बाहर निकालता है। फिर वो एना को बिठा देता है ताकि उसके पाँव में से चाकू निकाल सके, लेकिन तभी वहां पर शेफ आ जाता है। यूसुफ बिना सोचे समझे उसको ठोक देता है। एना पूछती है तो मार्क की गन तुम्हारे पास थी? यूसुफ कहता है मरने के 1 दिन पहले उसी ने मुझे दी थी, शायद उसे पता था इसकी जरूरत पड़ने वाली है। फिर यूसुफ एना के पाँव से चाकू निकालता है और उसके पाँव को अच्छे से रैप कर देता है। एना कहती है हमें इसकी बॉडी को भी ले जाना होगा, अगर सबूत मिटा दो तो जुर्म भी छुप जाता है। फिर वे शेफ को अच्छे से पैक करके गाड़ी में रख देते हैं। यूसुफ कहता है तुम बैठो, सफाई करने के लिए मुझे वापस अंदर जाना होगा। फिर अंदर जाकर यूसुफ सारा बिखरा हुआ सामान समेटता है और सारे खून के धब्बे मिटा देता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड की कार आकर रुकती है। फिर यूसुफ एना का कोट उठाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो गार्ड के नाक नीचे से ही वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उसके पास नेला का फोन आता है। फिर वे उसे लेने के लिए जाते हैं। वे सब नेला को नशे की हालत में वहीं पर छोड़कर चले गए थे। फिर एना नेला को संभालती है और पूछती है क्या तुमने नशा किया है? नेला फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वहाँ से जाते समय एना उस बिल्डिंग का नाम पढ़ लेती है। फिर घर पर एना यूसुफ को बताती है कि डुंजा ने मुझे एक बिल्डिंग का जिक्र किया था। जिस टोल स्टेशन पर मार्क को गुंजा मिली थी वो उसके बिल्कुल पास में है।
हमें वहाँ पर जाना चाहिए। फिर वो यूसुफ को उसकी बॉडी पर बना हुआ निशान दिखाती है। फिर जैसे ही वो अपना कटर उठाती है, यूसुफ कहता है बस करो, अब मैं समझा वो ताबूत इतना भारी क्यों था। तुम सिर्फ बदला लेना चाहती हो, क्या सोचती हो ये सब करने के बाद तुम चैन से सो पाओगी? एना कहती है चैन से सोने के लिए ही तो कर रही हूँ। फिर यूसुफ एना को मार्क की गन वापस लौटा देता है और वहाँ से जाने लगता है। एना पूछती है तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? यूसुफ कहता है क्या इस चोर ने अब तक तुम्हें कभी निराश किया है? फिर ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन एना दोपहर को उठती है और अपने ससुर से पूछती है क्या बच्चे सही सलामत वापस आ गए? उसका ससुर कहता है हाँ, पर तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है? वो कहती है जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं। उसका उल्टा जवाब सुनकर उसका ससुर कहता है मेरा यहाँ से चला जाना ही ठीक होगा, अब तुम्हें ऐसे ससुर की जरूरत नहीं जो हर बात में टांग अड़ाए। एना कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे आपकी पहले से भी ज्यादा जरूरत है, प्लीज दोबारा ऐसी बात मत कहिएगा। दूसरी तरफ होटल में शेफ को ढूंढने के लिए पुलिस आ चुकी थी। रिकी शेफ को फोन करता है लेकिन फोन वॉइसमेल में चला जाता है। फिर वो अपने साथी को किचन में मिले खून के धब्बों की जांच करवाने के लिए कहता है। तभी रिकी को वहाँ पर एना के कान की ईयररिंग मिलती है और वो उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। उस समय एना दूर खड़ी होकर उसी केबल स्टेशन की तरफ देख रही थी क्योंकि उसको शक था कि वे लोग अपने सारे गलत काम उसी जगह पर करते हैं। फिर वो उस प्रॉपर्टी के मालिक मिस्टर थाइल के पास जाती है और बताती है कि मैं एना हूँ, फ्यूनरल पार्लर से। फिर एना उनसे पूछती है क्या वो केबल कार स्टेशन आपकी जमीन पर बना है? वो कहते हैं अगर मुझे पता होता वे लोग ऐसे निकलेंगे तो मैं उन्हें कभी भी अपनी जगह लीज पर नहीं देता। वो बताता है कि मेरी बेटी सेबेस्टियन के साथ थी, पता नहीं उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया, मैं कभी भी ये साबित नहीं कर पाया। दोस्तों सेबेस्टियन वही ग्रे वोल्वो वाला बंदा है। फिर वहाँ से बाहर निकलकर एना किसी को फोन करती है और सेबेस्टियन का एड्रेस मांगती है। फिर वो उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और घर को चेक करती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। फिर एना उसका पीछा करती है। आगे जाकर वो उसकी गाड़ी को रुकवा लेती है। फिर सेबेस्टियन बाहर निकलता है और पूछता है तुम मुझसे चाहती क्या हो? एना उसको गन दिखा के पूछती है क्या तुमने ही मेरे पति को मारा? वो कहता है मैं तो सिर्फ तुम पर नजर रखता हूँ, वो भी मिसिस शिनबॉर्न के कहने पर। फिर एना उसको कपड़े उतारकर अपना निशान दिखाने के लिए कहती है। वो अपने सारे कपड़े उतार कर दिखा देता है। एना चारों तरफ से उसकी बॉडी को चेक करती है लेकिन उसे निशान नहीं मिलता। तभी एडविन के फोन पर मैसेज आता है कि क्या चल रहा है। इतने में एना बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ रिकी उस होटल के गार्ड से पूछताछ कर रहा था। गार्ड बताता है मैंने अच्छे से चेक किया था, होटल के सभी दरवाजे बंद थे। फिर वो बताता है कि वैसे मैंने वहाँ पर एक ग्रे कलर की गाड़ी देखी तो थी, लंबी सी ग्रे कार। फिर रिकी उसको जाने को कहता है। फिर कमिश्नर कहता है फादर को जला दिया गया, एडविन और कुक गायब हैं, एक लड़की की नदी किनारे लाश मिली है, ये सब क्या हो रहा है? रिकी कहता है मार्क भी तो मारा गया। कमिश्नर कहता है मुझे वो ग्रे कलर की लंबी कार एना की लगती है, क्या तुम एक बार अपनी दोस्ती को साइड में रखकर अच्छे से तफ्तीश करोगे? तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और कहता है किचन में मिले खून की रिपोर्ट आ गई है, वो किसी इंसान का ही खून था। तभी जब एना को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। फिर वो मोबाइल में दोबारा मैसेज पढ़ती है और अपने 4 मेंबर्स के ग्रुप में मैसेज करती है मीट लेटर। तभी वहाँ डॉक्टर आता है। डॉक्टर के फोन में भी मैसेज डिलीवर होने की टोन बजती है। फिर डॉक्टर कहता है आपको अभी उठना नहीं चाहिए, आपका जख्म बहुत गहरा है। वैसे हुआ क्या था? एना बताती है कि मैं एक बॉडी को तैयार कर रही थी, तभी स्कैल्पल से मुझे ही चोट लग गई। डॉक्टर कहता है ऐसे घाव खुद से नहीं लग सकते, चलो मुझे क्या, फिर से चेक करने आऊंगा। फिर वो बाहर जाते समय अपना मैसेज चेक करता है और रिप्लाई करता है कि आज नहीं फिर कभी। तभी रूम में पड़े मोबाइल में मैसेज डिलीवर होने की रिंगटोन बजती है और डॉक्टर को शक हो जाता है। फिर वो एक और मैसेज करता है। उस मैसेज के डिलीवर होने की रिंगटोन भी एना के मोबाइल में ही बजती है। इस बात से वो चौकन्ना हो जाता है। दूसरी तरफ जब रिकी अपने घर जाता है तो उसकी वाइफ पूछती है क्या तुमने पैसों के लिए मुझसे शादी की थी? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, मेरी एक फ्रेंड ने तुम्हें बार के पार्किंग लॉट में एना के साथ देखा था। रिकी कहता है वो तो अनजाने में हो गया था। उसकी वाइफ कहती है मार्क के रहते तुम उसे ऐसे नहीं घूरते थे। रिकी कहता है शराब पीना बंद करो। फिर उसकी वाइफ कहती है छुओ मत, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। फिर वो जाते जाते रुक जाती है और कहती है मुझे याद आया ये घर मेरा ही है, मैं 2 हफ्ते में वापस आऊंगी, तब तक अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाना। दूसरी तरफ डॉक्टर फिर से एना के पास आता है और कहता है दर्द का इंजेक्शन देने आया हूँ। इंजेक्शन लगाने के बाद एना को घबराहट महसूस होती है। वो पूछती है कमीने तूने कौन सा इंजेक्शन दिया है? डॉक्टर कहता है हमने कभी कोई गलती नहीं की, हम बहुत होशियार थे, लेकिन एक दिन उनमें से एक लड़की भाग गई और हमारा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एना पूछती है मार्क को तुमने ही मारा था ना? वो कहता है नहीं, उसे मैंने नहीं मारा।
फिर वो जाते समय कहता है मैंने तुम्हें इंसुलिन की हाई डोज दी है। फिर वो वहाँ पर पड़े दोनों फोन को अपनी पॉकेट में डाल लेता है और कहता है जब तुम्हारा पति मार्क को यहाँ लाया गया तो मैं उसे बचा सकता था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब एना की शुगर लो होने लगती है। फिर वो किसी तरह से वेंडिंग मशीन के पास जाती है और पास में बैठी लेडी को कोल्ड ड्रिंक लाने को कहती है। फिर वो औरत उसे जल्दी से कोल्ड ड्रिंक देती है और एना सारी की सारी बोतल पी जाती है। अब ये तो बच्चा जानता है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कितनी शुगर होती है। तभी उसे फिर से डॉक्टर की आवाज आती है और वो वापस अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इतने में यूसुफ भी वहां आ जाता है। फिर डॉक्टर दोबारा से एना के रूम में जाता है ये चेक करने के लिए कि वो जिंदा है या मर गई। फिर जब वो एना को चेक कर रहा था तो उसका ध्यान ड्रिप की टूटी हुई पाइप पर जाता है। फिर एना उसी पाइप से डॉक्टर का गला घोट देती है और उसे जान से मार देती है। फिर जब यूसुफ वहां आता है तो देखकर कहता है ये क्या बकवास है। फिर वो एना को संभालता है। एना कहती है ये उनमें से आखिरी था, अब कोई नहीं बचा। फिर यूसुफ डॉक्टर की जैकेट पहनकर उसकी बॉडी को ट्रॉली में छुपाकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाता है और अपनी गाड़ी में रख देता है। फिर यूसुफ एना को घर पर छोड़ देता है और कहता है इसे मैं देख लूंगा। फिर रात को एना उन सभी ड्राइंग्स को जला देती है जो डुंजा ने बनाई थी। फिर अगले दिन सुबह वही ग्रे वोल्वो वाला बंदा आता है। फिर वो एना से उसका हालचाल पूछता है। एना उसको अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले मिसिस शेनबोर्न ने मुझे एडविन के स्टूडियो की तलाशी लेने को कहा। मुझे तलाशी लेते वक्त वहाँ पर एक पेन ड्राइव मिली। उसमें उस लड़की की फुटेज है जो तुम्हारे साथ रहा करती थी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा पर इतना खतरनाक नहीं। मुझसे प्रॉमिस करो अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम ये सारी चीजें सबके सामने ले आओगी। फिर एना पूछती है मिस्टर थाइल की बेटी के साथ क्या हुआ था। वो कहता है उसे या तो जमीन खा गई या आसमान निकल गया। उसे जिंदा देखने वाला शायद मैं आखिरी इंसान था। मैंने शिनबॉर्न फैमिली के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर जब एना वो वीडियो देख रही थी तो यूसुफ आकर पूछता है वो क्यों आया था। फिर वो यूसुफ को भी वो वीडियो दिखाती है। यूसुफ कहता है हमें ये वीडियो पुलिस को दिखाना चाहिए। तभी उनके घर की बेल बजती है। एना जाकर पूछती है क्या बात है ऑफिसर। ऑफिसर कहता है तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, मुझे बस तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। मिस्टर थाइल की बेटी गायब होने से पहले उन चारों के साथ केबल कार में चक्कर लगाने गई थी। फिर उन चारों की नीयत खराब हो जाती है। वो लड़की कहती है मुझे घर जाना है। एडविन दरवाजा खोलकर कहता है शौक से जाओ। फिर वो उसको नीचे फेंकने लगता है। वो लड़की बहुत डर जाती है। फिर एडविन अपने दोस्तों को उकसाता है और कहता है अच्छा मौका है, चौका मार लो। फिर वे चारों मिलकर केबल कार के अंदर ही उसे नोच डालते हैं। मिस्टर थाइल आज भी अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। एना जब पुलिस स्टेशन में बैठी थी तो ऑफिसर अपने साथ मिस वालनर को लेकर आते हैं और बताते हैं कि ये स्टेट फेडरल क्रिमिनल पुलिस से है। एना पूछती है क्या मामला है। ऑफिसर कहते हैं कि एक्सपर्ट्स का मानना है फादर की मौत हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर है। फिर वो एना को कार के टायर्स के निशान दिखाता है और कहता है ये बिल्कुल तुम्हारी कार के टायर से मिलते हैं। सेम साइज, एक टायर से दूसरे टायर की दूरी भी सेम। एना कहती है बिना बात को घुमाए मैं सीधा सीधा बताती हूँ, मैं वहाँ गई थी। मेरी बेटी ने उनकी शर्ट फाड़ दी थी, इसलिए हम उनसे माफी मांगने गए थे। वो मेरी बेटी की लड़ाई छुड़वा रहे थे, गलती से उनकी शर्ट फट गई थी। चाहे तो आप मेरी बेटी से पूछ लो। फिर ऑफिसर बाहर जाता है और 1 मिनट बाद वापस आता है। फिर वो पूछता है कि एडविन गायब है, उससे भी मिलने वाली लास्ट पर्सन तुम ही थी, क्या कहना चाहती हो। एना पूछती है आपको ये फोटोग्राफ्स कहाँ से मिले, क्या ये आपको मिसिस शेनबोर्न ने दी है। मैं बुधवार को उनसे मिलने गई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि एडविन ने उन्हें गायब होने के 1 दिन बाद मैसेज किया था। ये सारी बातें वो नई ऑफिसर नोट कर रही थी। फिर ऑफिसर पूछता है मैं साफ साफ पूछ रहा हूँ, फादर की डेथ वाली रात तुम कहाँ थी। तभी वहाँ रिकी आ जाता है। वो कहता है ये मेरे साथ बार में थी। तभी वहाँ एक और पुलिस वाला आता है और कहता है बॉस इनकी बेटी ने कंफर्म कर दिया है। एना पूछती है क्या अब मैं जा सकती हूँ। रिकी कहता है आओ मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। मिस वालनर कहती है एना हमें आपका ब्लड सैंपल भी चाहिए होगा ताकि हम किचन में मिले ब्लड से मैच कर सके। एना कहती है एनी टाइम मेरे घर पर आ जाना। फिर बाहर जाते समय रिकी पूछता है तुम्हारे पैर को क्या हुआ। एना कहती है मैं गिर गई थी। फिर रिकी उसे अपने घर में डिनर पर बुलाता है और कहता है ठीक 7:30 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर जब वो वापस अंदर जाता है तो उसका बॉस उस पर गरजने लगता है। जब एना अपने घर जाती है तो यूसुफ पूछता है सब ठीक तो है ना। वो बताती है यहाँ एक फेडरल ऑफिसर आई है, वो जल्दी से हार नहीं मानेगी। यूसुफ कहता है हमें सारे सबूत मिटाने होंगे, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दूसरी तरफ वो ग्रे वोल्वो वाला आदमी जिसका नाम सेबेस्टियन था अपनी मालकिन के पास जाता है और कहता है मैं हमेशा के लिए ये जगह छोड़
छोड़कर जा रहा हूँ, अपने घिनौने कामों के लिए किसी और को ढूंढ लो। वो कहती है जब तुम कुछ भी नहीं थे मैंने तुम्हारी हेल्प की। वो आदमी कहता है आपने मेरी हेल्प इसलिए की क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को गायब करने में आपका बेटा भी शामिल था। फिर वो उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है अगर ये सबके सामने आई तो तुम्हें जेल हो जाएगी। इसकी एक कॉपी मेरे जानकार के पास है। फिर वो अपनी मजबूरी पर हंसने लगती है। दूसरी तरफ एना यूसुफ को बताती है कि रिकी ने आज मुझे डिनर पर बुलाया है। फिर वो डिनर पर जाने के लिए रेडी होने लगती है। तभी उसको ध्यान आता है कि उसके एक कान का ईयररिंग कहीं गिर गया है। फिर वो दूसरे वाले को भी उतार कर वहीं पर रख देती है। फिर वो रिकी के घर जाती है। रिकी उसका अपने घर में स्वागत करता है। वो कहती है यहाँ आकर मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिकी की वाइफ उसे छोड़कर चली गई है। दूसरी तरफ एना के ससुर को किसी का फोन आता है। फिर वो उस गैराज में पहुंच जाते हैं जहां से एना ने अपने हस्बैंड की बाइक को ठीक करवाया था। फिर वे उस मैकेनिक से पूछते हैं कुछ टाइम पहले तुम्हारे पास एक ब्लैक रेंज रोवर आई थी जिससे मेरे बेटे को मारा गया था, क्या वो गाड़ी तुम चला रहे थे? वो मैकेनिक बताता है कि हमारे पास इंश्योरेंस वालों की तरफ से वो गाड़ी ठीक होने आई थी। फिर कुछ दिन पहले ही एक पुलिस वाला उस गाड़ी को ले गया। उधर एना और रिकी आपस में बातें कर रहे थे। रिकी चाहता था वो बातों बातों में उसे सब कुछ बता दे, लेकिन एना समझदार थी, वो अपने राज किसी को नहीं बताती थी। फिर रिकी रोमांटिक होने लगता है और एना को कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर वो उसे उसके कान की ईयररिंग देता है। एना पूछती है ये कहाँ से मिला तुम्हें? वो कहता है कुक के रेस्टोरेंट में। अजीब है ना? एना पूछती है क्या चाहते हो तुम? रिकी कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी यूसुफ डुंजा वाली वीडियो देखने लगता है। पूरी वीडियो देखने पर उसे पता चलता है कि वे 4 लोग नहीं बल्कि 5 थे। फिर वो ये बात एना को बताने के लिए उसके पास कॉल करता है, लेकिन फोन साइड में पड़ा था। तभी एना खुद को संभालती है और कहती है ये गलत है। फिर जब रिकी अपने कपड़े ठीक करने लगता है तो एना को उसके पेट पर बना हुआ निशान दिख जाता है। फिर वो घबरा जाती है। दूसरी तरफ जब यूसुफ घर से बाहर आता है तो एना का ससुर उसे बताता है कि मुझे लगा वो ड्राइवर मिल गया है, लेकिन उसने बताया कि वो कार एक पुलिस वाला ले गया। मुझे तो वो पुलिस वाला रिकी लग रहा है। ये बात सुनकर यूसुफ चौंक जाता है और अपनी गाड़ी की तरफ भागता है क्योंकि उसको पता था कि एना रिकी से ही मिलने गई है। फिर एना रिकी से पूछती है तुम भी उनमें से एक हो ना? रिकी बताता है तुम्हारे पति ने मुझे उस टोल से ही कॉल करके सब कुछ बता दिया था। एना पूछती है क्या तुमने ही मेरे पति को मारा था? रिकी कहता है ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता था, लेकिन तुमने ये सब कैसे मैनेज किया? एना कहती है मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे ऐसे समाज में बड़े हों जहां उनके पिता के कातिल खुलेआम घूम रहे हों। रिकी कहता है अब भी कुछ नहीं बदला, हम दोनों एक दूसरे को बचा सकते हैं, वरना तुम लंबे समय के लिए अंदर सड़ोगी। फिर एना अपने बैग में से गन निकालती है और रिकी पर ट्रिगर दबा देती है, लेकिन गोली नहीं चलती। फिर रिकी कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ लोडेड हथियार के साथ घूमने दूंगा? फिर वो एना को घूसा मारता है और बताता है कि मिस्टर थाइल की बेटी को भी मैंने ही मारा था, मैं उन चारों से लेट पहुंचा था। वे सब तो डर रहे थे कि उस लड़की का क्या करें, फिर मैंने ही उसे खत्म किया। फिर हमने अपने शरीर पर मार्क बनाए और ये कसम खाई कि ये सिलसिला अब कभी भी नहीं रुकेगा और ना ही किसी को पता चलेगा। तभी यूसुफ वहां पहुंच जाता है और घर की बेल बजाता है, लेकिन घर पर उस समय कोई नहीं था। फिर उसको याद आता है कि एना ने उसे बताया था वो लड़कियों को केवल कार स्टेशन पर ले जाते हैं। फिर वो वहां पर जाने लगता है। रिकी ने एना को उस समय मुर्दा लड़कियों के साथ बंद कर रखा था। फिर वे मुर्दा लड़कियां कहती है चुप रहना, बिल्कुल आवाज मत करना वरना वो तुम्हें जला देगा। तभी रिकी वहां आता है और उनके ऊपर गैसोलीन छिड़कने लगता है। इतने में यूसुफ भी वहां पहुंच जाता है। फिर वो वहां पर पड़ी एक लोहे की रोड उठाता है, लेकिन रोड उठाते समय थोड़ा सा शोर हो जाता है। फिर रिकी बिना आग लगाए देखने जाता है कि वहां पर कौन आया है। फिर वो मुर्दा लड़कियां एना को कहती है अब तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। फिर एना वहां पर पड़ी एक नोकीली हड्डी उठाती है और बाहर आ जाती है। इतने में रिकी यूसुफ को देख लेता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। एक गोली यूसुफ के हाथ में लग जाती है। फिर रिकी उसके पास जाता है और कहता है तुम तो कभी किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते थे। इतने में एना वहां आती है और रिकी पर हमला कर देती है। वो उस नुकीली हड्डी से रिकी के ऊपर बार बार हमला करके उसे मार देती है। फिर यूसुफ उसे रोकता है और शांत कराता है। दूसरी तरफ मिसिस शेनबोर्न की भी इन्वेस्टर्स के साथ डील डन हो गई थी, इसलिए वे लोग आतिशबाजियां करते हैं। फिर जब पुलिस वाले रिकी के घर की छानबीन करते हैं तो उन्हें उसके खिलाफ बहुत से सबूत मिलते हैं। फिर मिस वालनर ऑफिसर से मिलने जाती है। ऑफिसर कहते हैं कि हमारा साथी इतने घिनौने काम करेगा हमें बिल्कुल पता नहीं था। मिसिस वालनर कहती है रिकी के घर पर जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है मुझे उसकी सारी रिपोर्ट्स चाहिए, आगे मैं देख लूंगी। दूसरी तरफ जब एना अपने घर जाती है तो उसके ससुर पूछते हैं पहले तुम्हारी लात और अब यूसुफ का हाथ, क्या मुझे फिक्र करनी चाहिए?
एना कहती है अभी के लिए तो नहीं। फिर आज कई दिनों बाद वे सब इकट्ठा बैठकर डिनर करते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ एक बेहतरीन अंदाज में। टिल देन, बाय बाय।